शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। देखिए, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग नेस्प्रेसो इज बैटलिंग क्लाइमेट चेंज फ्रॉम ग्राउंड अप बाय प्लांटिंग मिलियंस ऑफ ट्रीज। देखिए, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे आज का टॉपिक ही है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नाउन्स, तो आपका जो एंटायर फोकस है इट शुड लाई ऑन नाउन्स। ठीक है, जहां जहां नाउन दिख रहा है देखो कि जो भी नाउन का हमने यूज कर रखा है वो सही है या नहीं है, या जो भी नाउन का नंबर हमने, जो भी नाउन है उसके नंबर के अनुसार क्या वर्ब का यूज सही है या नहीं है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। तो चलिए, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट प्रोसेस बैटलिंग क्लाइमेट चेंज फ्रॉम ग्राउंड अप बाय प्लांटिंग मिलियंस ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर के फॉर्म में है। स्पॉटिंग द एरर आपको मोस्टली हर एग्जाम में देखने को मिलता है जहां पे इंग्लिश आती है ना, जहां पे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट मेंशन्ड हो सिलेबस में। तो स्पॉटिंग द एरर्स जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है ना, इनमें आता है स्पॉटिंग द एरर। चलो देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे टू प्रोटेक्ट। टू प्रोटेक्ट क्या है हमारा? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, है ना, इन्फिनेटिव है ये। अब इन्फिनेटिव जो है इसके ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपको दो देखने को मिलेंगे सेंटेंस में, या तो वो क्या होगा, ठीक है ना, जैसे इसका टू प्रोटेक्ट वर्ब जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्ट इसका क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट, प्लैनेट की प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इस टू प्रोटेक्ट वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक प्लैनेट है, क्लियर है, और एक क्या है? कॉफी प्रोड्यूसिंग। दोनों के दोनों क्या है? पहला वाला जो है द प्लैनेट वो नाउन है, नाउन नंबर 1 लिख देता हूं चलो इसे। एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग, अब कॉफी प्रोड्यूसिंग जो है ये नाउन तो है नहीं दिखने में, ओ सॉरी वर्ब, प्रोनाउन तो है नहीं दिखने में, तो ये क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो गलती है वो फर्स्ट पार्ट में ही हमारे, कि इट शुड बी एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग नहीं। कॉफी का क्या होता है? प्रोडक्शन। किसी भी चीज का जैसे निर्माण हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। तो क्या होगा? टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड कॉफी प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन इसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो नेस्प्रेसो जो भी कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है ना, कॉफी प्रोडक्शन भी हो कॉफी, ठीक है ना। तो ये नेस्प्रेसो जो है क्या कर रही है? क्लाइमेट चेंज फ्रॉम ग्राउंड अप बाय प्लांटिंग मिलियंस ऑफ ट्रीज। तो टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड कॉफी प्रोडक्शन, कॉफी प्रोड्यूसिंग नहीं, कॉफी प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ये गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही गेव आर्म टू ऑल द बेगर्स। ठीक है, ही गेव आर्म टू ऑल द, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो ऐसे ही है कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वेल अंडरस्टूड है। सेग्रीगेशन तो कर ही रखा है, ठीक है ना, स्लैश के माध्यम से। तो मैंने सेग्रीगेशन तो कर ही रखा है। देखो अब आपको चीज समझनी है, ये हमने नाउन में मैंने आपको बताया था आर्म्स, दूसरा क्या है? वेयर अबाउट्स, एंड थर्ड वन इज क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन है जो कि प्लूरल ही रहते हैं फॉर्म में एंड आर यूज्ड अलोंग विद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है। आर्म्स हो गया जैसे, डोनेशन हो गई मतलब, ठीक है ना, तो आर्म्स डोनेशन मतलब इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, पैसों के उसमें हो जाए, अगर किसी की क्लोथ से मदद कर दें हम लोग, मनी से रिलेटेड हो। वेयर अबाउट्स का मतलब हो गया पता ठिकाना। एंड क्रेडेंशियल्स मींस जैसे योर क्रेडेंशियल्स आर करेक्ट फॉर द जॉब, है ना, जॉब मतलब परफॉर्मर, मतलब सॉरी, क्रेडेंशियल्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जैसे क्वालिफिकेशंस बोल रहे हो इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नाउन का जो इस्तेमाल है वो गलत हुआ है। इट शुड बी ही गेव आर्म्स टू ऑल द बेगर्स, और इसके साथ वर्ब भी कैसी रखती है? प्लूरल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमने, जो चीजें मैंने नोट्स में डिस्कस करी थी, ठीक है, उसी के आधार पे क्या है कि ये क्वेश्चंस हैं जो कि पहले कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो उससे ये पता लग जाएगा कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हाँ, वाकई में ही वो रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है, या एवी चल रहा है सब। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज सेलिंग लाइक हॉट केक। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज सेलिंग लाइक हॉट केक, ठीक है। चलो, तो इस पर थोड़ा सा फोकस डालो, तब तक मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, क्रॉकरी हो गया, है ना, ज्वेलरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, और कन्फेक्शनरी हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा लिख लेते हैं किसको? स्टेशनरी को।
देखो अब ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म में यूज इज नॉट पॉसिबल, जिनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। और जैसे, ठीक है ना, और जैसे सीनरी, जैसे पोएट्री हो गया, सॉरी पोएट्री होगा, क्रॉकरी, इनका क्या है कि जैसे मैं बोलूं पोएट्री तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ना, ठीक है। पोएम्स की वैरायटी भी होती है ना, ठीक है ना। जैसे कुछ ब्रेवरी पे आधारित हो सकती हैं, कोई किसी के जैसे बैटलफील्ड में सैड डिमाइस पे हो सकती है ना। मॉर्निंग पोएट्री है ना, मतलब जैसे शोक व्यक्त करने वाली, वीर रस की हो सकती है, किसी की ब्रेवरी और बहादुरी के बताने वाली। तो देखिए, तो अब होता क्या है कि जैसे इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ साइट्स या सीन्स हो, साइट्स SIGHTS, जैसे दृश्य जो है ना, जैसे नेचुरल ब्यूटी वाली जो साइट्स हैं उस तरीके से। तो आपको चीज समझनी है कि सीनरी का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल, इन कलेक्टिव नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। सीनरीज, पोएट्रीज, क्रॉकरीज, ज्वेलरीज, कन्फेक्शनरीज, स्टेशनरीज, ये नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो गलती है वो क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट में है, और वो क्या है, और ये सवाल जो था आपका सीजल 2012 के मेंस का है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज सेलिंग लाइक हॉट केक। इसका मतलब कि जो सीनरी है कश्मीर की वो किस तरीके से बेची जा रही है, हॉट केक, ऐसे बिक रही है। तो सीनरी ऑफ कश्मीर, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट, you have got a whole week to yourself and you can read to your heart's contents, ठीक है। चलो, ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आप ट्राई करें, ठीक है। तो यू हैव गॉट अ होल वीक टू योरसेल्फ, यू कैन रीड टू योर हार्ट्स कंटेंट्स, कि आपके पास क्या अभी एक हफ्ता है, पूरा पूरा के एक हफ्ता आप लोग के पास है, और आप अपना जो है पढ़िए उसे, है ना, हार्ट्स कंटेंट्स। अब आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे मैंने दो कंटेंट लिखे हैं, ठीक है। एक हुआ वर्ब, ठीक है, और सॉरी, देखो, ठीक है, कंटेंट और कंटेंट्स। आपको एक चीज समझनी है, देखो एक होता है जैसे यहाँ पे कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है। क्या, एक कंटेंट क्या हुआ, जैसे कि इस बुक के क्या क्या कंटेंट है, मटेरियल बोल लो, क्या क्या कंटेंट है इस बुक में, क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक तो वो वाला कंटेंट हो गया, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कंटेंट्स। द कंटेंट्स इन दिस बुक, ठीक है ना, आर वेरी इंफॉर्मेटिव, द कंटेंट्स इन दिस बुक, ठीक है, जो कंटेंट्स है इस किताब में, जो भी कंटेंट्स है डिफरेंट प्रकार के, डिफरेंट प्रकार की जो चीजें वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और एक कंटेंट क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एक क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो ये है कंटेंट जो है, ये डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में नहीं बात कर रहा, ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक हफ्ता पूरा है और तुम बिल्कुल आराम से अपने मन की तसल्ली तक पढ़ो। तुम मन की तसल्ली का मतलब क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट, समझ में आया, ठीक है। जैसा बोलते हैं कि जो भी कंटेंट तूने जो मुझे दिया है, स्टडी मटेरियल दिया है तूने, बहुत अच्छा है, तो कंटेंट्स भी हो सकता है ना, उसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट कंटेंट्स, क्लियर है। तो यहाँ पे कंटेंट कौन सा है, सेटिस्फेक्शन वाला। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट फील होता है तो आप इजीली अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, पर जेन्युइन होना चाहिए बस, ठीक है ना, चैलेंजिंग ना हो बस, ठीक है, थोड़ा सा जेन्युइन होना चाहिए बस, ठीक है। तो उसको बिल्कुल देखा जाएगा, और अगर कोई गलती होगी तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे वहीं पे। मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मी टू पैक माय लगेजेस, ठीक है। देखिए, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मी टू पैक माय लगेजेस, आपको चीज समझनी है, लगेजेस हो गया, ऐसा कोई वर्ड है नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है, एक हो गया लगेज, एक हो गया बैगेज। बैगेज बोल लो कलेक्शन ऑफ बैग्स, जितने बैग्स हैं सबको बोलेगा अपना बैगेज ले आओ। लगेज में क्या हो गया, जैसे आपने देखा कोई आर्मी पर्सनल है, उसका कहीं ट्रांसफर वगैरह हो, तो बैग्स के अलावा वो अपना बॉक्स, है ना, ट्रेडिशनल बॉक्स जो उन्हें दिया जाता है जिसमें अपना सामान वगैरह रखते हैं, और कोई चीजें जैसे, ठीक है ना, जैसे फैन वगैरह हो गया, इस तरीके से जो चीजें वो कैरी करेंगे वो हो जाएगा लगेज, ठीक है। बैगेज मतलब कलेक्शन ऑफ बैग्स। तो मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मी टू पैक माय लगेज, तो करेक्ट जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगेज, ठीक है। और ये देखो, ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे।
शर्ट्स आफ्टर शर्ट्स वाज सोल्ड इन क्विक सक्सेशन। क्लियर है? तो ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस करी है। शर्ट्स आफ्टर शर्ट्स वाज सोल्ड इन क्विक सक्सेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन है, ठीक है, और उस प्रेपोजिशन में क्या है, इफ, ठीक है ना, इफ देयर आर टू नाउन्स, ठीक है, एंड बोथ आर सेम एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ प्रेपोजिशन, तो नाउन के बाद जो नाउन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। ये चीज मैंने आपको बताई थी, हमने करा था ये, मैन आफ्टर मैन, शिप आफ्टर शिप, वुमेन आफ्टर वुमेन, है ना। तो यहां पे जो गलती है वो क्या हो जाएगी, शर्ट, शर्ट आफ्टर शर्ट was sold in quick succession, ठीक है, शर्ट आफ्टर शर्ट was sold in quick succession। अब इसमें ये गलती मत कर देना कि शर्ट्स आफ्टर शर्ट से तो वर्क कर दिया इसे, ये गलत हो जाएगा। तो नाउन है अगर, there are two nouns, they are both same and they are separated by a preposition, उस केस में, ठीक है ना, मैंने आपको बोला था ना कि एक 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 करके, मतलब हम क्या करते हैं इसमें, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, है ना। चलो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हमने कर रखा है पहले भी। नेक्स्ट, द चेयर्स लेग हैज बीन ब्रोकन बाय समबडी। ठीक है, देखो अभी तो क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरा जो मेन फोकस है वो क्या है कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ उस पर फोकस करना। फिर क्या है कि छोटी छोटी चीजों को भी मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा, बीच बीच थोड़ा सा बस एक कंटिन्यूटी बन जाए। मार्च के बाद वैसे ही मैं डिसकंटिन्यू हो गई थी चीजें, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज वगैरह भी हो गए थे। तो अभी क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक फ्लो हमारा बन जाएगा, तो उसके बाद जैसे मिसलेनियस चीजें जो होती हैं, जैसे अपोस्ट्रोफी हो गया, क्लियर, अपोस्ट्रोफी के डिफरेंट केसेस होते हैं, अपोस्ट्रोफी के केसेस होते हैं हमारे पास कंपाउंड नाउन के केस में, और आपका क्या कहते हैं इसे, लिविंग, जो हमारे नाउन्स ऐसे हैं जो लिविंग है, और जो वैसे नाउन्स हैं जो कि नॉन लिविंग है, उसके केस में हम लोग कैसे डील करते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए देखो, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, द चेयर्स लेग हैज बीन ब्रोकन बाय समबडी। मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ, अपोस्ट्रोफी एस जो है, ये इंग्लिश में क्या काम करता है, प्रदर्शन दिखाने का अधिकार। जो हम हिंदी में पढ़ते थे ना एक सीक्वेंस, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, और संबंध, संबंध का, की और के, वही इंग्लिश में क्या है, अपोस्ट्रोफी एस, संबंध बताना है, द चेयर्स लेग। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, देखो, राम्स साइकिल, तो इसका हिंदी में क्या अनुवाद हो जाएगा, राम की साइकिल। राम्स ब्रदर, राम का भाई, ठीक है, राम्स ब्रदर्स, राम के भाई। क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है। तो अपोस्ट्रोफी एस क्या अधिकार दिखाता है, पर अगर किसी नॉन लिविंग थिंग का अधिकार दिखाना है उससे ही जुड़ी हुई चीज पे, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, फिर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, द लेग ऑफ द चेयर। मैंने कहा ना, अपोस्ट्रोफी एस जो है, अगर इसको आपने एलैबोरेट करना है तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको हटा के ऑफ लगा देते हैं। जैसे राम्स साइकिल को मैं क्या बोल दूंगा, द साइकिल ऑफ राम, बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ। तो एब्रिविएटेड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि ऑफ को हटा के, क्लियर है, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और जो भी कंसर्न जो नाउन होगा उसको नाउन के बाद, ठीक है ना, लिख देते हैं, जिस पे पोजीशन दिखाना है, ठीक है ना, उसको हम बाद में लिखते हैं। तो द लेग ऑफ द चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय समबडी। ये क्यों करा हमने, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है इसीलिए। हाँ, अगर जैसे राम से है, राम की साइकिल नॉन लिविंग है, बट अगर एक लिविंग पर्सन का नॉन लिविंग थिंग पे पोजीशन दिखाना है तो उसको अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट वाज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। देखो, ठीक है, मैं थोड़ा हॉल्ट लूंगा ताकि आप लोग इसे आराम से कर सकें। तो अब देखिए, ठीक है, आई थिंक इतना टाइम बहुत है सोचने के लिए आराम से, और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ना, क्वेश्चन को जैसे पॉज कर दिया, फिर देखा कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, कि मेरे लिए एक सरप्राइज था, ये सरप्राइजिंग था कि मुझे गिफ्ट मिला, किससे, मेरे भाई से। अब आपको चीज समझनी है यहाँ पे, आ सरप्राइजिंग, देखो, सरप्राइज, ठीक है, और सरप्राइज, और
सरप्राइजिंग, दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। देखो सरप्राइज जो है वो आपका क्या है, नाउन। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, आपने देखो जनरल इंग्लिश में सुना होगा, जनरल कॉन्वर्सेशन में, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइजिंग जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, अब तुमने कहा सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा, सरप्राइजिंग एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर रखा। कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलते हैं क्या, हम ऐसा बोलते हैं ना, क्या, अ गुड बॉय। तो एक्चुअली देखो एक सिंपल सी चीज समझो, जब मैं बोलता हूँ अ गुड बॉय, ये आर्टिकल ए किसके लिए, गुड के लिए है, हमारे विशेषण अच्छे के लिए है या लड़के के लिए। आप कहोगे नहीं सर, हम तो बोलते हैं वह एक अच्छा, नहीं, वह एक अच्छा लड़का है यहाँ पे, या वह एक लड़का है। तो ये एक आर्टिकल ए का इस्तेमाल आपने किसके लिए कर रखा है यहाँ पे, नाउन के लिए। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे तो लगा दिया तो अलग बात है। अब यहाँ देख रहे हो तुम कि सरप्राइजिंग जो हमारा है यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये क्या कर रहा है, ये आर्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब गलती कौन से वाले पार्ट में, इसी पार्ट में। सही करने के दो तरीके हैं, वो क्या है कि या तो आर्टिकल ए हटा दो, लिखो इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। इट वॉज सरप्राइजिंग, वहां पे सरप्राइजिंग जो हमारा एडजेक्टिव है वो डायरेक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, वॉज का। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वॉज का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। एडजेक्टिव को बना सकते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब को कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जैसे लिंकिंग वर्ब का, सॉरी, किसी लिंकिंग वर्ब को कॉम्प्लीमेंट, जैसे राम इज गुड, राम वॉज गुड, राम अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लिखने की, राम अच्छा लड़का था, अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड है कि राम अच्छा था, ठीक है, तो राम वॉज गुड। तो या तो ये कर लो, या लिखो इट वॉज, आर्टिकल ए का प्रयोग अगर करना है तो लिखो इट वॉज अ सरप्राइज टू रिसीव, इट वॉज अ सरप्राइज, मेरे लिए एक सरप्राइज था। ठीक है, या एक चीज और, अगर तुम्हें कहना है कि नहीं सर हमें ना आ भी लिखना है, सरप्राइजिंग लिखना है, तो सही कर सकते हैं इसे, बिल्कुल कर सकते हो। इट वॉज अ सरप्राइजिंग थिंग लिख लो, इट वॉज अ सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस, इससे पहले इस प्रकार का अनुभव मुझे नहीं हुआ था, तो इट वॉज अ सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस। या तो आप क्या करो भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, सिंपल सी चीज है, मैं बोलूं राम वॉज अ गुड, तुम बोलोगे सर ऐसा है, गुड हटाओ, सॉरी गुड सही है, आर्टिकल ए हटाओ या तो फिर। ठीक है, पहला तरीका क्या है सेंटेंस को ठीक करने का, कि आर्टिकल ए हटा दो, राम वॉज गुड, राम अच्छा था। ठीक है, या तुम बोलोगे कि अगर आर्टिकल ए भी रखना है, गुड भी रखना है, तो क्या करो, सिर्फ एक नाउन ऐड कर दो इसके साथ, राम वॉज अ गुड बॉय। तो वही मैंने यहाँ पे भी करा, इट वॉज सरप्राइजिंग लिख लो, इट वॉज अ सरप्राइज बोल लो, या इट वॉज अ सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। माई नेबर्स डॉटर इज ओनली 5 months ओल्ड। ठीक है, माई नेबर्स डॉटर इज ओनली 5 months ओल्ड। इसी को तुम कैसे लिख सकते थे, फर्स्ट पार्ट को, द डॉटर ऑफ माई नेबर, दोनों सही है। क्लियर है? चलो इसमें मैंने एक ही पार्ट में स्लैश मार रखा है, ठीक है, इसको ऐसा कर लो, यहाँ पे भी मान लो। हमें देखो क्या है कि स्लैश वगैरह से मैं मतलब इतना ऐसा सोचता हूँ कि हमें बस पता रहना चाहिए कि कौन से पार्ट में एरर है, सेंटेंस पढ़ के समझ में आना चाहिए, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स आई होप आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। माई नेबर्स डॉटर इज ओनली 5 months ओल्ड, चलो इस पे बारे में बात करते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, देखो कभी भी एडजेक्टिव में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, किसी मेजरमेंट की या किसी गणना की हम बात करें, तो याद रखना जब भी वो नाउन का क्या बन के आया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कौन है, माई नेबर्स डॉटर। फिर आया आपका वर्ब इज, इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास है ना, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, एक विशेषण जो आपका है, एक एडजेक्टिव जो है, अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो न्यूमरल वैल्यू शो करो, जैसे 5 किलोमीटर, 5 किलोग्राम, ठीक है ना, इस तरीके से है ना, अगर वो शो कर रहा है, अगर वो प्रेडिकेट की फॉर्म में है, तो हम उस नाउन, उस एडजेक्टिव को क्या लिख देंगे, प्लूरल। अगर उसमें जो वैल्यू है इट इज मोर देन 1, अगर संख्या जो है उसमें एक से ज्यादा है तो, ठीक है, जैसे मैं बोलूं 1 रुपी, तो 2 के साथ वो रुपीस हो जाएगा। पर ऑन दी अदर हैंड अगर एडजेक्टिव जो भी है वो प्रेडिकेट ना होके, अगर वो डायरेक्टली नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है, चलो यहां लिख देता हूं, अगर वो एडजेक्टिव जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना,
कहीं तुम इसमें गुड और बैड को भी लिख दो, गुड्स बैड्स नहीं। एडजेक्टिव जो है अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डिनोट कर रहा है, अगर वो एग्जैक्टली नाउन से पहले आ रहा है तो फिर वो कौन सी फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर। अगर वही एडजेक्टिव नाउन के बाद आ रहा है प्रेडिकेट की फॉर्म में तो वो रहेगा प्लूरल। माय नेबर्स डॉटर इज ओनली 5 months ओल्ड। ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या, ठीक है, इस ये वाले एग्जांपल मैंने बताया था आपको। और आप ऐसा भी पूछ सकते हो, देखो ही इज अ 5 old boy। अगर ये बॉय नहीं लिखा मैंने तो मेरा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा कि ही इज अ 5 year old, गलत है ये। वो है एक 5 साल का, बताओ तो क्या है, लड़का है लड़की है क्या है? तो ही इज अ 5 year old बॉय। और अगर यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं लगाऊंगा तो मुझे बॉय भी हटाना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं तब ये नहीं बोल सकता ही इज 5 years old बॉय, गलत हो जाएगा। क्योंकि बॉय अगर है सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके लिए आर्टिकल ए का लगाना कंपलसरी है। ठीक है, और अगर मैं बोलूंगा ही इज और ये आर्टिकल ए और बॉय दोनों ना हो तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज 5 years old। चलिए आगे बढ़ते इसी बात पे। वी हैड टेकन ग्रेट पेन्स टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ द कोच वर्क। ठीक है, वी हैड टेकन ग्रेट पेन्स टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ द कोच वर्क। सोचो एक बार आराम से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने थोड़ा सा इसका करेक्ट आंसर ही लिख दिया। ठीक है, मैंने खुद ही टाइप करता हूँ, जैसे मैं खुद ही क्वेश्चंस बनाता हूँ आप लोगों के लिए ना। ठीक है, सोर्स तो होता ही है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है। जो जो नोट्स से जो जो मुझे ध्यान रहता है, ये जो हमने अपने टाइम पे पढ़े थे वो तो मैं एग्जांपल्स करता ही करता हूँ, बाकी अदर सोर्सेज की भी मैं हेल्प लेता ही हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि जल्दबाजी में बस मैंने आंसर मार्क कर दिया एक्चुअली। तो अभी इसका आंसर जो बन गया मैं बता देता हूँ, वो क्या है? नो एरर। पर इनिशियली ओरिजिनली ये सेंटेंस जो था वो क्या था? वी हैड टेकन ग्रेट पेन टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ द कोच वर्क, जो भी कोच वर्क है कि वो स्ट्रक्चरली साउंड है, मतलब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो अच्छा खासा जो ढांचा जो है अच्छा बना है या नहीं बना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें दोनों में फर्क क्या है। देखो मैं सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ आपको। ऑब्वियस ही बात है, हेडेक हमारा होता है तो हम हेडेक्स नहीं बोलते, एक ही सर है, एक दर्द हो रहा है, हेडेक। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, तुम बोलोगे सर पेन। सर पेन तो अनकाउंटेबल नाउन है, पेन को तो हम गिन नहीं सकते। हम तो कभी नहीं बोलते कि मुझे 2 पेन हो रहे, 3 पेन हो रहे, मुझे तो पेन हो रहा है। और इनफैक्ट अगर बॉडी के अलग पार्ट्स में पेन हो रहा है, मैं तब भी ये बोलता हूँ कि मुझे बॉडी के पार्ट्स में पेन्स हो रहा है, नहीं मैं बोलता हूँ बॉडी के पार्ट्स में पेन हो रहा है। तो ये आप यहाँ पे ये पेन्स को ये क्यों कह रहे हो कि यहाँ पे नो एरर आंसर है, ऐसा कैसे? और आप यहाँ पे ये क्यों कह रहे हो कि ये पेन नहीं आएगा? मैं बता देता हूँ। देखो पेन का मतलब क्या होगा, जैसे फिजिकल उसकी पेन की बात हम करें तो कि हाँ मेरे नी में पेन है, ये पेन्स जो है ये क्या है? ट्रबल। ऑल द ट्रबल्स यू हैव टेकन to complete an assignment, to complete a job, yeah, that pains you have taken for the accomplishment of your goals. I have taken a lot of pains, lot of pains। कैसा पेन्स? फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो कोचिंग के पैसे भी देने थे, नौकरी भी करी साथ साथ, और फिर कोचिंग भी करी साथ साथ। ये पेन, ये फिजिकल पेन नहीं है, समझ रहे हो? तो पेन्स यहाँ पे क्या हो गया? ट्रबल्स एंड वन मोर थिंग, हार्डशिप्स। समझ में आ रहा? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ही गॉट इंजर्ड यस्टरडे एंड ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन। अब पेन्स नहीं आएगा, भले ही उसके शरीर के हर एक्सीडेंट होने के बाद उसके शरीर के भले ही हर हिस्से में पेन क्यों ना हो, हम उसको तब भी फिजिकल पेन बोलेंगे, तो फिजिकल पेन होगा वो। यहाँ पे पेन्स का मतलब क्या है? ट्रबल्स एंड हार्डशिप्स। फंड नहीं हो रहे थे, हमारे पे रिसोर्सेज की कमी थी, हमारे लेबर छुट्टी पे चले गए थे, जो थे वो रिलेक्टेड थे, काम करने के लिए तैयार नहीं थे। समझ में आ रहा? रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम थी, इसीलिए हमने बहुत सारा पेन लिया हमने, तब जाके प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। दैट पेन इज नॉट रेफरिंग टू फिजिकल पेन, वो ट्रबल्स और हार्डशिप्स दोस पीपल हैव फेस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। Continuous strife in a region over long time hampers the economy and generate public
अनरेस्ट। बताओ, देखो इसे, देखो इस वाले क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। चलो, कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइफ, ठीक है, टाइम तो मिल ही गया होगा आपको बीच में। देखो, कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइफ, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, स्ट्राइफ इन अ रीजन ओवर लॉन्ग टाइम हैम्पर्स द इकोनॉमी एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सवाल है। स्ट्राइफ, अच्छा, देखो एक वर्ड और होता है हमारे पास, स्कफल। स्कफल का मतलब क्या हुआ, जैसे दो लोगों के बीच में स्कफल हो गया, मतलब धक्का मुक्की हो गई, है ना। स्ट्राइफ का मतलब भी वही है, फाइटिंग। तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइफ इन अ रीजन ओवर लॉन्ग टाइम, कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइफ इन अ रीजन की, रीजन में क्या है कि आपस के लोगों के बीच में मतभेद है। स्कफल तो नहीं बोलूंगे, स्कफल टेम्पररी हुआ। स्ट्राइफ क्या है, लॉन्ग टर्म फाइट लगा लो, ठीक है, लंबे समय से किसी चीज को लेकर, जैसे दो स्टेट्स के बीच में भी हो जाता है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, है ना, ठीक है। अब देखो, कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइफ इन अ रीजन ओवर लॉन्ग टाइम हैम्पर्स, क्या होता है इसकी वजह से, स्ट्राइफ अपने आप, कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइफ, स्ट्रगल की बात कर लो, लड़ाई की बात कर लो, कॉन्टिन्यूअस फाइट बोल लो, कॉन्टिन्यूअस फाइट इन अ रीजन, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या करा इसने, क्या लिखा, हैम्पर्स। वेल अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां इसने गड़बड़ कर दी। जब कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइफ के लिए हमारे पास दो वर्ब है, एक हैम्पर्स, तो जनरेट का क्या होना चाहिए, जनरेट्स पब्लिक अनरेस्ट, ठीक है। लोगों के बीच में क्या होता है, फिर उसकी वजह से अनरेस्ट वाली सिचुएशन आती है, मतलब सिचुएशन विच इज, मतलब एक पीसफुल सिचुएशन नहीं होती, विच इज नॉट अ सिचुएशन विच इज नॉट पीसफुल। तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइफ इन अ रीजन ओवर लॉन्ग टाइम हैम्पर्स द इकोनॉमी एंड जनरेट्स पब्लिक अनरेस्ट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब देखो, एक दो क्वेश्चन मैंने थोड़े ढंग से भी डाल रखे हैं इसमें, लंबे चौड़े क्वेश्चन है, एंड डैम श्योर कि ये कहीं पीओ वीओ में ही पूछा गया होगा ये, है ना। कोशिश ऐसे ही करेंगे कि थोड़ा सा, वैसे मैंने बीच में क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, कि आपको किसी को अगर आसान सा लग रहा हो तो एकदम से देखो। द पेंडेमिक हैज रिजल्टेड इन द लार्जेस्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लास्ट 8 decades. It is impacting developing, emerging and developed economies, increasing the global poverty rate, exacerbating inequalities and damaging long-term economic growth prospect। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है। बैंक पीओ में इसी तरीके के लंबे चौड़े हमारे पास क्या आते हैं बैंक में हमारे पास क्या होता है, बैंक पीओ में हमारे पास ऐसी इसी तरीके से लंबे चौड़े कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, पर उनका जो सोल्यूशन होता है वो ज्यादातर आसान होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, द पेंडेमिक हैज रिजल्टेड, ठीक है, पेंडेमिक हमारा, हम तो नाउन, मैंने अभी क्या बोला आपको, नाउन पे बात कर रहे हैं ना, तो नाउन पे फोकस करो। पेंडेमिक है, पेंडेमिक्स तो लिखा नहीं, पेंडेमिक क्या पता कोरोना की बात कर रहा हूं, पेंडेमिक के हिसाब से हैज लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। हैज रिजल्टेड इन द लार्जेस्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लास्ट 8 decades, हैज द लार्जेस्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कॉन्ट्रैक्शन भी कर देता, हमें क्या फर्क था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वर्ब तो हमें कहीं लगानी नहीं, ठीक है। अब ये पेंडेमिक के लिए इसने क्या लगाया, इट के साथ इसने इस लगा दिया, अब ये आर कर देता है यहाँ पे, दीज आर, तो हम सोचते फिर कि ये दीज क्यों लगाया इसने, है ना। तो अभी पता है कि पेंडेमिक की बात कर रहा है, तो पेंडेमिक के हिसाब से इट सही प्रोनाउन का यूज करा है, बिल्कुल एकदम ठीक है, सिंगुलर है। इट इज इंपैक्टिंग डेवलपिंग, इमर्जिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तुम बोलोगे इकोनॉमीज क्यों कर दे, इकोनॉमीज क्यों कर दिया इसे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक क्या है, डेवलपिंग है, इमर्जिंग भी है और डेवलप्ड भी है, तीन अलग अलग प्रकार की है, तो इकोनॉमीज डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीजिंग द ग्लोबल पॉवर्टी रेट, इसका कोई लेना देना नहीं भी। exacerbating inequalities, exacerbating, exacerbate का मतलब होता है किसी चीज को बहुत वर्स, टू मेक समथिंग वर्स। exacerbate का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, जैसे कोई बीमारी वगैरह है, टू मेक कोई कंडीशन है, डिसीजन लिया, हालात कहते हैं ना बद से बदतर हो गए, तो exacerbate का मतलब होता है किसी चीज को बदतर कर देना। समथिंग विच इज इन बैड, समथिंग विच इज इन बैड स्टेट एंड टू मेक इट वर्स, ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, वर्स कर दिया। अब देखो यहाँ एक्साजरबेटिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखो, जब भी इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नाउन के बारे में बात करते हैं, तो
जैसे यहाँ पे ये एंड कंजंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो नाउन्स हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको एक मतलब तरीके से देखा जाए तो पैरिटी पे लेके चलते हैं, ऑन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, डेवलपिंग, इमर्जिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज था, 3 थे। इसी तरीके से देखो, एक्साजरबेटिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज की इनइक्वालिटीज जो थी समाज में, जो क्या थी, इनइक्वालिटी थी, क्लियर है, उसको भी क्या करती है उसने और खराब कर दिया है। एंड डैमेजिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। इनइक्वालिटीज के ही हिसाब से मैंने रिलेट करके से क्या बोला, एंड डैमेजिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जो भी प्रोस्पेक्ट थे भविष्य को लेकर, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के, हाँ ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इस तरीके से आएगी, जो भी प्रोस्पेक्ट्स थे उसको भी उसने क्या करा, डैमेज करा, ठीक है। तो एक्साजरबेटिंग इनइक्वालिटी होता तो डैमेजिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ठीक था। तो हमने क्या करा इसको, ठीक है ना, इसी से कोरोबोरेट करके कि एक्साजरबेटिंग इनइक्वालिटीज है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा इसे, प्रोस्पेक्ट्स, एक्साजरबेटिंग इनइक्वालिटीज एंड डैमेजिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जो भी क्या थे, संभावनाएं थी हमारी, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। आफ्टर demonetization, bringing back of normal functioning of the working bodies is the biggest concern for the people now, ठीक है। देखो, तो बेसिकली क्या है, पहला वाला मेरे हिसाब से कोविड के बारे में बात कर रहे होंगे। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ। सोचो एक बार आराम से, देखो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से नॉर्मल फंक्शनिंग जो थी वर्किंग बॉडीज की थी, वो बिगेस्ट कंसर्न है। अब आपको एक चीज समझनी है, देखो, कंसर्न जो है वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई एम कंसर्न फॉर यू, ठीक है ना। जैसे बोलता है ना कि भैया, जैसे जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम पेरेंट्स से आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम पूछते हैं कि हम बड़े तो हो गए हैं, आप हमें क्यों मना कर रहे हो ये सारी चीजें करने से। तो वो बोल रहे हैं कि बिकॉज वी आर योर पेरेंट्स एंड वी आर कंसर्न फॉर यू, नहीं, वी आर कंसर्न्ड फॉर यू। समझ में आया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ समझनी है, यहाँ पे इज द बिगेस्ट क्या है हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को क्या चाहिए, एक नाउन की जरूरत है। तो जब नाउन की जरूरत है, तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए, इज माई बिगेस्ट कंसर्न, चिंता का विषय, ठीक है। मैं चिंतित हूं तुम्हारे लिए, चिंतित, एक चिंतित व्यक्ति, ठीक है। अ कंसर्न, अब कंसर्न पेरेंट्स, कंसर्न सोसाइटी, जो कि आजकल, ठीक है ना, देख रही है लोगों का, अ, ठीक है ना, आचरण देख रही है, व्यवहार देख रही है, तो कंसर्न, क्लियर है। एंड कंसर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन। तो बिगेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव, तो उसके लिए नाउन की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, कंसर्न, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Decisions that impact the lives of billions requires scrutiny and fixing of accountability, yet dealing with a once in a century pandemic is a tough call, ठीक है। देखो, अच्छा सवाल है 14th वाला, डिसीजंस, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बीच में मैंने 2-3 सवाल थोड़े से लेंदी रखे, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब, आप थोड़ा सा, आपका मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आया ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। ये नहीं कि बस आर्म्स वगैरह पढ़ रहे हैं, सीनरीज पढ़ ले और खुश हो गए, है ना, ठीक है। और हर तरीके के सवालों की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि पेपर किसी भी लेवल का है तो हम उससे डील कर सके आराम से, ठीक है। अभी एक बार जब आप लोगों का एई का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, या स्टेट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे अभी इंटर कॉलेज लेक्चर का, उसमें ग्रामर वगैरह आएगी, तो फिर वोकैब वगैरह के सेशंस भी मैं वीकेंड पे जरूर चलाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैब हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ईडियम फ्रेजेस जो हो गए, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और कोशिश रहेगी मेरी भविष्य में कि थोड़ा सा जो भी मेरे पास ये सेटअप है, इसमें मैं इंप्रूवमेंट लाके लाइव सेशंस के थ्रू आपके साथ जुड़ूं, एटलीस्ट रोज। रोज हम क्या कर सकते हैं कि जो अदर टॉपिक्स है ना हमारे ग्रामर से, उनको डिस्कस कर सकते हैं हम, है ना। तो ऐसा एक टाइम सेट करेंगे, अभी बस एक बार थोड़ा सा एग्जाम्स की आपकी डेट आ जाए, ठीक है, ताकि आप लोग भी जोश में आए फिर, और मैं भी। चलिए आंसर, डिसीजंस दैट इंपैक्ट द लाइव्स ऑफ बिलियंस रिक्वायर्स, यही गलती है। डिसीजंस हमारा यहाँ पे कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, तो रिक्वायर्स की जगह क्या हो जाएगा, रिक्वायर, ठीक है।
तो decisions that impact the lives of billions require scrutiny and fixing of accountability, yet dealing with a once in a century pandemic is a tough call. ठीक है, अगर किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद अगर आपको मेरे जो गलतियां मैंने बताई उसके अलावा अगर कोई गलती लगती है तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट, ठीक है, कमेंट में जरूर लिख देना ये चीज। नेक्स्ट, although Yukta has been studying Japanese for over a year, she is yet to learn the alphabets. क्लियर है? देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि नाउन में अगर कुछ ऐसा रहता है कि जो हम नहीं डिस्कस कर पाए या मैं नहीं बता पाया नोट्स के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज के थ्रू हम करेंगे इसे। क्लियर है? Although Yukta has been studying Japanese for over a year, she is yet to learn the alphabets. ठीक है, चलिए मैं आंसर पे आता हूं। देखो होता क्या है, देखो हम लोगों को ये बोला जाता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं, है ना? मैं मोस्टली हमारे से जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या है। आपको एक चीज समझनी है कि अल्फाबेट जो होता है वैसे वो लिपि होती है। अल्फाबेट क्या हो गया, लिपि हो गई, है ना? ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है कि बेसिकली हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट एकमात्र अपने आप में एक है, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर इंग्लिश अल्फाबेट है, हमने मान लिया आपकी बात, तो फिर ये ए बी सी डी ई ये क्या है एटसेट्रा, ये सब क्या है? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ए बी सी डी ई जो है ये इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं है, ये लेटर्स हैं। क्या है? लेटर्स। किसके? दीज आर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में बैठानी है। कोई आपसे पूछे ना अल्फाबेट्स कितने होते हैं, आप बोल दोगे 26। नहीं, अल्फाबेट एक ही है, अल्फाबेट अपने आप में एक ही है। तो एबीसीडी क्या है फिर? एबीसीडी क्या है? लेटर्स। तो मैं बोलूंगा ए बी सी डी एंड ई आर फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सॉरी अल्फाबेट्स लिख दिया मैंने, ठीक है, अल्फाबेट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई आर फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स, फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये चीज ध्यान में बैठो, ठीक है? तो यहाँ पे जापानीज अल्फाबेट की बात हो रही है, तो अल्फाबेट्स नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। ठीक है, जापानीज अल्फाबेट। अब उसमें जो जो होता होगा, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स वर्ड एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। जब आप दो अलग अलग भाषाओं की लिपियों के बारे में बात करोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो इट those two languages are definitely going to have two different alphabets. बोल दो, the Chinese and the English alphabets are very different या are very difficult, या the French and the Chinese alphabets are very difficult for me to understand. अब चल जाएगा भैया काम, अब ठीक हो आप अपनी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हम जापानीज अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। आई होप ये चीज भी आप लोगों की समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। It is a pity that in India, inflation and poverty are rising so much that even 5 years old children is forced to work in a hazardous factory. It is a pity, ठीक है, बड़ी दुख की बात है, ये आयरनिकल है, IRONICAL, ठीक है। It is a pity that in India, inflation, ठीक है, महंगाई and poverty are rising so much that even 5 years old children, थोड़ी देर पहले एक चीज डिस्कस करी थी, ठीक है, आई होप आंसर तक आप लोग पहुंच गए होंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं बहुत जल्दी आंसर डिस्कस कर लेता हूं, तो देयर इज वन सॉल्यूशन फॉर इट, दैट यू कैन पॉज द वीडियो इमीडिएटली वंस यू हैव सीन दैट आई हैव रेड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, यू कैन पॉज इट देयर एंड आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, है ना? उसके बाद अनपॉज करके यू कैन सी द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो, it is a pity that in India inflation and poverty are rising so much that even 5 years old children, मैंने क्या बोला था? नाउन से पहले अगर ये एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो हम उससे पहले उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम उसे बोलेंगे 5 year old। और अगर आप कह रहे हो चिल्ड्रन, क्योंकि यहां पे इसने आर्टिकल ए तो लगा नहीं रखा है ना, अगर ये 5 क्योंकि चिल्ड्रन है, अगर ये चिल्ड्रन की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा, एक गलती और हो जाएगी इसमें, वो क्या है, पर ऑब्वियसली बात है गलती एक ही पार्ट में है ना, ठीक है। तो दैट इवन 5-year-old चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क इन अ hazardous फैक्ट्री, ठीक है। और अगर यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड होता तो ये होता अ 5-year-old चाइल्ड, ठीक है। और फिर क्या आ जाता, इज। दोनों पॉसिबल है, जैसे नोट्स के केस में था, आई हैव अ 500 रुपी नोट, आई हैव 2 500 रुपी नोट्स, ठीक है। क्लियर है, तो देखो आया है, ठीक है, ये सवाल भी। चलो नेक्स्ट, ये सवाल बढ़िया है भैया, बढ़िया, बहुत छोटा सा सवाल है पर अच्छा सवाल है। द पुलिस हैज कॉट द रॉबर्स। देखो जरा, द पुलिस हैज कॉट द रॉबर्स, ठीक है। देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब देखो, एक टाइम ऐसा था जब हमने कंपटीशन की शुरुआत करी थी 12-13 में, 2012-13 में, तो पुलिस वालों के साथ ये क्या करते थे, पुलिस को अल्टीमेटली एक सिंगल एंटिटी मानते थे, है ना। पुलिस को सिंगल एंटिटी मान के उसका सिंगल वर्ब लगा देते थे। पर देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि रिसर्च होती है, इन्वेंशन होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी क्या है, कई चीजें होती हैं ना, जो लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो अपनी थीसिस सबमिट करते हैं किसी चीज को लेके, कोई चीज उनको ऐसी लगे कि नहीं यार, इसमें ये चीज की पॉसिबिलिटी भी है ना, तो इस तरीके के अमेंडमेंट्स हमें भविष्य में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं अभी, देखो, द पुलिस हैज कॉट द रॉबर्ट्स। सबसे पहली बात मैं इसमें गलती बता देता हूँ कि यहाँ पे हैज की जगह आएगा आपका क्या है, द पुलिस हैव कॉट द रॉबर्ट्स। सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेल अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे पुलिस मैन की बात हो रही होगी, कुछ पुलिस के लोगों के द्वारा क्या किया गया होगा, रॉबर्ट्स को पकड़ा गया होगा। अब आप कहो नहीं सर, हम आपका जो एजम्पशन है, ठीक है ना, हम उसको ठीक नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं पुलिस मैन है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर देखो, अगर पुलिस के साथ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या द पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली बात है वर्क कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, समझ में आया। अगर ये लिखे द पुलिस मैन हैज कॉट, अब मैं समझ गया कि पुलिस का एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। या ये बोले द पुलिस कांस्टेबल, या ये बोले द पुलिस ऑफिसर, मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे वर्ब कैसी रहनी है, सिंगुलर। ऑब्वियसली बात है यार, अब मैं कह रहा हूँ पुलिस के साथ वर्ब आएगी प्लूरल। अब वहां पुलिस ऑर्गेनाइजेशन लिख दोगे तो क्या प्लूरल लगाओगे, और फिर लिखोगे सर पता नहीं क्या आंसर पढ़ा देते हो, नहीं। पुलिस एक संस्था के तौर पे, एक मतलब पूरे पुलिस की बात हो रही है। अब एक चीज बताओ आप, द पुलिस हैव कॉट द रॉबर्स, क्या यहाँ पे एक संस्था ने चोर पकड़ा होगा या कुछ लोगों ने, हम तो मानेंगे कुछ लोग। अगर एक व्यक्ति होता तो मैं लिखता द पुलिस मैन, तब हैज आता, द पुलिस कांस्टेबल तो हैज आता, द पुलिस ऑफिसर आता, तब भी मैं क्या करता, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाता। बट यहाँ पे क्या है, द पुलिस की बात हो रही है तो है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आर नेचुरल फिनोमिनन्स, ठीक है। चलो, ठीक है। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आर नेचुरल फिनोमिनन्स, आई होप ये आपने पढ़ लिया होगा। थोड़ा हैबिचुअल हो जाऊंगा ना मैं इसको, पेन को चलाने में, तो ये सारी जो लाइनें आती हैं ये दिखेंगी नहीं आपको, ठीक है। बहुत कम स्पेस, मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में है ये, बहुत सेट करके लिखना पड़ता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, ठीक है। चलो देखो, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आर नेचुरल फिनोमिनन्स, इसको ऐसे समझना
कि हमारे पास क्या होता है, एक वर्ड होता है दैट इज फिनोमिनन। ठीक है, फिनोमिनन जिसे बोलते हैं हम लोग। फिनोमिनन जो है अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। क्लियर है, फिनोमिनन क्या है, सिंगुलर है। अब जैसे हम कहते हैं कि नाउन को अगर प्लूरल करना है तो एस और एस लगा दो, ऐसा नहीं है। जैसे ये फिनोमिना जो है, ये यहाँ पे क्या है, हमारा प्लूरल है। किसका, फिनोमिनन का। फिनोमिनन का प्लूरल क्या है, फिनोमिना। क्लियर है, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये। तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आर नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, ये चीज समझनी है। हर जगह किसी नाउन को प्लूरल करने का ये तरीका नहीं है कि उसके साथ एस और एस लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से देखो पेंडुलम है, कुछ जगहों पे बोला जाता है पेंडुलम्स, अदरवाइज आप चाहो तो पेंडुला भी बोल सकते हो। डेटम वर्ड होता है हमारा, ठीक है, इसमें मैक्सिमम ग्रीक वर्ड है, इसका प्लूरल क्या होता है, डेटा। जैसे बेसिस है, बेसिस मतलब जैसे व्हाट इज द बेसिस, तुम्हारा जो ये तर्क है, इसका बेसिस क्या है, आधार क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बेसिस। थीसिस का थीसिस। लो, तो ऐसे कुछ हमारे पास क्या है, नाउन्स होते हैं। क्लियर है, जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अगर ये बोलता अर्थक्वेक तो मैं लिखता अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ये वाला होता फिर। पर यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, प्राकृतिक। ठीक है ना, फिनोमिना भी हिंदी में याद आ रहा था, अभी भूल गया मैं। चलो ठीक है, प्रोसेस है। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेसेस है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। अर्थक्वेक अपने आप में एक है, वोल्केनो, और अगर दोनों मिला के हैं तो फिनोमिना हो जाएगा। फिर अगर ये सिर्फ अर्थक्वेक होता तो ये फिनोमिनन का इस्तेमाल करता फिर मैं इस वाले का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। द फ्रेंच हैज स्ट्रेंज हैबिट्स। देखो इसे भी आराम से सोचो। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, ब्लाइंड और डेफ ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यंग, ये तीनों एडजेक्टिव है। ठीक है, ये तीनों कटी मानना, इसे मैं बताता हूँ ये क्या है। द हिंदूज द मुस्लिम्स होता है हमारे पास। जैसे ब्लाइंड हो गया, डेफ हो गया, यंग हो गया, ओल्ड हो गया। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को इसमें भी कंसिडर मत करना। देखो यहाँ, ब्लाइंड हो गया, डेफ हो गया, ओल्ड हो गया और यंग हो गया, रिच हो गया। चलो यार, रिच भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिच भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये सारे के सारे क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, यंग। ओल्ड भी एडजेक्टिव है, दिस रिच हियर इज अगेन एडजेक्टिव। ये तीनों के तीनों क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर है। अभी होता क्या है हमारे पास कि जो ये एडजेक्टिव्स मैंने जितने भी लिखे हैं, अगर इनसे पहले तुम आर्टिकल द का यूज कर लो, जैसे मैं बोलूं द ब्लाइंड, या मैं बोलूं द डेफ, इस तरीके से, या मैं बोलूं द ओल्ड। ठीक है, तो समझ जाना कि अगर मैं द बोल रहा हूं, द ब्लाइंड, द डेफ, द ओल्ड, ठीक है, तो ये फिर अब किसका, ये अब ये सारे के सारे किसका काम करेंगे, नाउन का। और एक ऐसा नाउन जो कि क्या होगा, प्लूरल। अगर कोई एडजेक्टिव है और अगर आप उससे पहले आर्टिकल दा लगा रहे हो तो वो फिर पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और वो एडजेक्टिव विल नाउ फंक्शन एज अ नाउन। ठीक है, पहली चीज, नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, द डेफ आर, द ओल्ड आर हेल्पलेस, द डेफ आर हेल्पलेस। ये चीज आपको समझनी है। क्लियर है। पर अगर मैं बोलूं द ब्लाइंड मैन, तो अब ये कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने ब्लाइंड जो विशेषण है उसके आगे एक संज्ञा लगा दी। इसका मतलब अब मेरा जो वाक्य है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे है। तो द ब्लाइंड मैन, द डेफ मैन, द ओल्ड मैन, in that case your helping verb should be singular in form. But in case, या in that case, ठीक है, where no noun has been used after these adjectives, ठीक है ना, तो that means कि यहाँ पे you are talking about the entire community,
and in that case your noun is going to be plural and should be used along with the plural form of verb. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ये मैंने हिंदी में भी समझा दिया था आपको। उसी तरीके से मैं बोलूँ द इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज है, पर जैसे ही मैं बोलता हूँ द इंग्लिश, तो द इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। हम ये बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश का पीरियड है इस समय, या इंग्लिश की क्लास होने वाली है, या द इंग्लिश की क्लास होने वाली है। नहीं तो बोलोगे इंग्लिश की क्लास होने वाली है, हिंदी की क्लास होने वाली है ना? फ्रेंच की क्लास होने वाली है, जर्मन की। पर फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, नेशनैलिटी भी तो बताती है। इंग्लिश लैंग्वेज है, वो व्यक्ति इंग्लिश है। फ्रेंच लैंग्वेज है, वो आदमी फ्रेंच है। जर्मन लैंग्वेज है, वो आदमी जर्मन है। समझ में आया? तो जब लैंग्वेजेस से पहले आप आर्टिकल दा लगाते हो, इट मींस दैट यू आर रेफरिंग टू द पीपल, आप लोगों के बारे में बात कर रहे हो। और जब आप लोगों के बारे में बात कर रहे हो, तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। इसका मतलब द फ्रेंच हैव, जिसमें द फ्रेंच का मतलब क्या हो जाएगा, इसको ठीक करेंगे जल्दी। द फ्रेंच का मतलब हो जाएगा द फ्रेंच पीपल। ये चीज आपको समझनी है, यही मैं समझाना चाह रहा था। हिंदूज और मुस्लिम्स के केस में तो हम लिखेंगे द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द हिंदूज, इसलिए मैंने यहाँ पर कट मारा। ठीक है, ये चीज समझनी है आपको। ब्लाइंड, डेफ, यंग, ओल्ड, रिच, क्या है ये सब? क्या है? एडजेक्टिव है। जब इनसे पहले मैं लिख दूं द ब्लाइंड, द डेफ, द यंग, द ओल्ड, द रिच, तो अब ये नाउन है जो कि प्लूरल है, और दे विल बी यूज्ड along with कैसी फॉर्म ऑफ वर्ब? प्लूरल। ठीक है, और एक इसमें एक्सेप्शन और है। अगर मैं ब्लाइंड, डेफ, ओल्ड, यंग और रिच के साथ एक ऐसा नाउन लगाऊं विच इज सिंगुलर इन नंबर, तब ये नहीं करना। तब क्या आ जाएगा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। आगे बढ़ते इसी बात पे। लास्ट, हिज सन्स इन लॉज फ्रेंड was seriously ill so he went to see him। कंपाउंड नाउन पे बेस्ड है। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी गया हो, पर ठीक है, 20 सवाल डिस्कस करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और हमारा जो मेन पर्पस है वो सिर्फ आंसर डिस्कस करना नहीं है, वो ये देखना भी है कि हमें आंसर को एनालाइज करने के बाद उसका ये तो पता चले कि मतलब गलतियां हैं तो क्यों गलती है, मतलब उसका करेक्शन भी पता हो। ठीक है, चलो कंपाउंड नाउन है, देख लो। सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, है ना? अब इसमें करना क्या है? देखो, अगर इसको प्लूरल करना है, मैं आपको बता देता हूं, अगर इन दोनों नाउन को प्लूरल करना है तो प्लूरल करने का तरीका क्या है? सन्स इन लॉ, पहली चीज। दूसरा, ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर है? नाउन को अगर प्लूरल करना है तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सन का सन्स, हम ये मत कर देना कि सन्स इन लॉस कर दिया, यहां एस लगा दिया, ब्रदर्स इन लॉस, ये गलत हो जाएगा। कि मतलब अगर आप ऐसा लिख रहे हो ना, सन इन लॉस, या आप लिख रहे हो सन्स इन सन्स इन लॉस, ये सब गलत है। ऐसे नहीं करना, प्लूरल ऐसे ही करना है इसे। अब बात आती है अधिकार दिखाने की कि अपोस्ट्रोफी ऐसा अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। मैं कहूं अगर कि मैं अपने सन इन लॉ की कार लेके जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा सन इन लॉस कार। ये सन इन लॉ अपने आप में पूरा एक वर्ड है। अगर मुझे अधिकार दिखाना है तो लॉ के बाद अपोस्ट्रोफी एस में लगाऊंगा। ठीक है, आप कहां हो अभी? आई एम एट माय ब्रदर इन लॉस हाउस। तो ब्रदर अपोस्ट्रोफी एस नहीं, ब्रदर इन लॉस हाउस, आई एम एट माय ब्रदर्स इन लॉस हाउस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को अपना समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होती है तो फील फ्री टू आस्क, ड्रॉप योर कमेंट। किसी में रेक्टिफिकेशन की जरूरत है तो पूछें, किसी में और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन या और मोर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, उसमें भी आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, आगे नए टॉपिक्स के साथ मैं जल्दी वापस आऊंगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।